नमस्ते। हमारे इस टॉकाथॉन के आज के 5वें सेशन में आप सबका स्वागत। आज 5वें सेशन में बात एक ऐसे विषय की होगी जिस विषय को हम लोगों ने पिछले कुछ समय से भुला रखा है। हालांकि जो विषय है वो बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि यदि इस विषय पर चर्चा न हुई और इस विषय में दिक्कतें रहीं तो ये हमारे ना केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन बल्कि हमारे घर परिवार सबके हमारे शुभचिंतकों के जीवन को ठीक से प्रभावित करता है। इतना ज़्यादा प्रभावित करता है कि इसका एक दुष्प्रभाव हमने देखा है, हमने नहीं पूरी दुनिया ने देखा है। और हमने इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। कबीरदास का एक दोहा है। हालांकि ये जो दोहा है जब बात इसमें होगी तो ये धर्म के परिप्रेक्ष्य में उस समय शायद कहा गया होगा, पर आज हम जब इसकी बात करेंगे तो ये हमें अपना सा लगता है। कबीरदास का जो ये दोहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। ये जो सवाल था, ये जो दोहा था, ये उस समय रचा गया होगा, पर आज ये धर्म से अलग हमारे और आपके जीवन से संबंध रखता है। कैसे? आज इस पर बात होगी। दरअसल हम इस अपने सेशन में बात कर रहे हैं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के। साल 2019 में जिस समय कोविड का प्रभाव हुआ, उस समय न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया इस महामारी से जूझती हुई दिखी। जिन देशों का ये दावा था कि उनकी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत बेहतर हैं, उन सारे देशों की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पूरी पोल खोल दी थी इस एक कोविड महामारी ने। भारत भी इससे अछूता नहीं था। भारत में जिस तरीके के हालात हुए, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर के बेड तक और दवाइयों तक की जो दिक्कतें हुई लोगों को, और जिससे लोगों ने बड़ी संख्या में अपनी जानें गंवाई। गंगा में तैरती हुई लाशों की तस्वीर कोई भूला नहीं होगा। अगर भूल गया तो शायद मानवता की समस्या होगी उसकी। आज ये व्यवस्था कहाँ तक पहुंची है? बड़े बड़े दावे किए गए। 75 साल आज़ादी की बात हो रही है, देश अमृत काल का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे समय में बहुत सारे बड़े बड़े दावे सरकार की तरफ से किए जाते हैं, पर इन दावों की हकीकत क्या है? वास्तव में हम बैठे कहाँ हैं? आज अगर फिर से हमें किसी तरीके की समस्या से जूझना पड़े तो हम खड़े कहाँ हैं? हमारे लिए सरकार कितनी चिंतित है? आज जब सत्ता हर समय राजनीति, सियासत, सरकार बनाने और बिगाड़ने में लगी हुई है, विधायकों की खरीद फरोख्त में लगी हुई है, सांसदों की खरीद फरोख्त में लगी हुई है, ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों को का डर दिखा करके नेताओं को अपने पाले में लाने में लगी हुई है, ऐसे में हमारे और आपके जीवन की चिंता कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितना कर रहा है? इस बात पर हम इन जो सवाल हैं उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज इस सेशन में हमारे साथ डॉक्टर गुईते हैं जेएनयू से, इसके अलावा मानसी बाल भार्गव जी हैं, सुमन सहाय जी हैं और अमूल्य निधि जी हैं बिहार से। एक सर, आप सबका स्वागत इस सेशन में। हम चूंकि डॉक्टर गुईते जी जो हैं जेएनयू में, उनसे बात की इस सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। मैम, जिस तरीके से बात हुई कोविड के समय पर, देश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के जो स्थिति हम सबने देखी है, तब से लेकर के आज तक का जो दौर है उसमें कितना बदलाव हुआ है, क्या सुधार देखे गए हैं इसमें? मैम, मैम अनम्यूट कर लें। मैम, आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं मानसी बाल भार्गव जी आपके पास आ जा रहा हूँ, आप मैम तब तक ऑडियो देख लें अपना। मानसी जी, मानसी जी, जिस तरीके से हम लोग स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, आज जो हालात हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में, उसमें महिलाओं से जुड़ी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जिसकी बात बार बार की जाती है, कई तरीके की सुधारों की बात की जाती है, उसमें महिलाओं के स्वास्थ्य व्यवस्था में कितना सुधार है, किस स्थिति में है आज ये व्यवस्था? Thank you so much. Okay, let me just see if I have to also. Am I audible to people? जी 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 जी, Okay, बोले। sorry, I didn't realize. हाँ, thank you. महिलाओं से स्वास्थ्य का तो हम कैसे बात करेंगे जब हम पूरे देश दुनिया भर में अपने ड्रग्स जो बेच रहे हैं, उसमें ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कंप्लेंट्स आ रही हैं, और नाइजीरिया से आई है, कीनिया से आई है, अफ्रीकन कंट्रीज ने कंप्लेन किया हम जो ड्रग्स यहाँ से भेज रहे हैं। और मैं इंडिपेंडेंस के समय से अब तक देखूं तो महिलाओं के एजुकेशन से महिलाओं के हेल्थ में बहुत फ़र्क पड़ा है। जितना कि मेडिकल फैसिलिटी से शायद मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मैं मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ। बट मैं ये कहना चाहूँगी क्योंकि वाटर से रिलेटेड मेरा काम होता है, तो वॉश प्रोग्राम्स होते हैं हमारे देश में,
और हम ये भी जानते हैं कि वाटर एपिडेमिक्स जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है हमारे देश में, पूरी दुनिया में भी है, पर जब हम वाटर क्राइसिस की बात करते हैं उससे रिलेटेड वाटर एंड सैनिटेशन भी आता है। और उसमें ज़्यादातर इफ़ेक्टेड जो होती हैं वो महिला मतलब वुमेन एंड चिल्ड्रन होती हैं। अ, अब हम उसमें आंकड़ों पे जाएँ तो बहुत दर्दनाक आंकड़ा है, क्योंकि वी डोंट फेयर वेरी वेल, इवन एज़ प्रेग्नेंट वुमेन हैव सफरिंग, अ लॉट ऑफ सफरिंग। बट जनरल वाटर एपिडेमिक्स में ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी मैं, क्योंकि वुमेन से रिलेटेड वो ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, चाहे वो फ्लड आता है, चाहे वो ड्राउट होता है, चाहे वो कंटामिनेटेड वाटर को कंज्यूम करती हैं। और उसमें अब प्रेगनेंसी हो, चाहे यंग गर्ल चाइल्ड हो, चाहे एडोलेसेंस हो, चाहे सीनियर सिटीजन्स हो, चाहे ऑल ह्यूमन बींग्स, वुमेन खाली क्यों बोले हम उस पर बात करें, क्योंकि ये हेल्थ का इशू है। तो हमने वाटर एपिडेमिक्स को अभी तक उतना सीरियसली नहीं लिया जिस तरह से हमने कोरोना को लिया, क्योंकि वो ओवरनाइट कोरोना पे काम होने लगा। हालांकि कोरोना ने हमको एक्सपोज भी किया कि हमारी जो ये व्यवस्था है, कुव्यवस्था बोलिए या सुव्यवस्था बोलिए, वो किस तरह से अभी तक बुरे हाल में है। बट मैं यहाँ पे एक जो लीडरशिप पे मेरा आजकल काफ़ी फोकस रहता है, मैं उस पर आपको एक्चुअली एक नंबर देना चाहती हूँ। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स है, और मैं वहाँ चाहती हूँ कि वुमेन लीडरशिप बढ़े। 1947 में जो ये मिनिस्ट्री बनाई गई थी उसमें 42 कैबिनेट मिनिस्टर्स हुए हैं अब तक, और 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हुए हैं। तो 47 मिनिस्टर्स में से आज की तारीख तक में सिर्फ 7 महिला मिनिस्टर रही हैं। मैं महिलाओं के स्वास्थ्य और महिला मिनिस्ट्री को इसलिए जोड़ना चाहती हूँ क्योंकि आजकल मैं इस पे काफ़ी क्लोज स्टडी कर रही हूँ कि वुमेन लीडरशिप से सेक्टर में क्या चेंज आता है। ये मैं कोविड के समय से इस रेफरेंस को लाना चाहती हूँ। हमने काफ़ी स्टडीज़ देखी कोविड के समय, जिन भी कंट्रीज़ में वुमेन लीडरशिप थी उनका कोविड परफॉर्मेंस बेटर था। विद इन इंडिया भी हमने देखा केरला का कोविड परफॉर्मेंस बेटर था, क्योंकि थैंक्स टू के शैलजा मैम, जो उस समय हेल्थ मिनिस्टर थी वहाँ पे। तो जब मैं ये आंकड़ा देखती हूँ, अभी मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल कभी कल ही पब्लिश किया कि वुमेन लीडरशिप का जो एक ब्रिम और ग्रिम सिचुएशन है देश में, वो अपने आप में देश की अवस्था भी बताता है। तो अगर मैं हेल्थ के मिनिस्ट्री में भी देखती हूँ, तो अगर हमको 76 साल में 7 ही वुमेन मिनिस्टर बना पाए 47 में से, तो पुरुष नहीं सोच पाएंगे वुमेन की रिक्वायरमेंट क्या है और प्रायोरिटाइज क्या करना चाहिए। महिला के प्रेगनेंसी को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलना चाहिए, महिला के जो क्रॉनिक डिजीजेज हैं उनको मिलना चाहिए। मीनोपॉज के लिए तो अभी तक डिस्कशन भी शुरू नहीं हुआ है देश में। तो हम अभी काफ़ी दूर हैं एक्चुअली। पहले तो महिलाओं का डेवलपमेंट में ही काफ़ी दूर है, तो हेल्थ तो बहुत बाद में आएगी। एजुकेशन में देखें, चाहे कोई भी सेक्टर में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद क्या बेटी सड़क पे बैठ के प्रोटेस्ट करेगी हमारी ओलंपियंस। हेल्थ बहुत बाद में आएगा राम प्रकाश जी। पहले तो हम उसके ओवरऑल विकास होने के बाद, पढ़े लिखे महिलाओं को जब हम सही जगह नहीं दे पा रहे हैं, तो एक उत्पीड़ित महिला को क्या जगह देंगे हम देश में। तो मैं तो इस मामले में काफ़ी मैं बोलना चाहिए पेसिमिस्टिक हूँ, बट एट द सेम टाइम फाइटिंग स्पिरिट रखती हूँ। और मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि लीडरशिप चेंज नहीं होगा तो सेक्टर में चेंज नहीं आएगा। तो मैं यहीं रुकती हूँ। मैम, चेंज की जब आप बात कर रही है तो एक सवाल यहाँ पर और लेते हैं। जब हम महिलाओं की बात करते हैं, जिस तरीके से भारतीय परिवारों की स्थिति है, वहाँ पर माँ को सबसे पहला गुरु माना जाता है, और परिवारों में ही हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर के बात नहीं होती है, खास करके बेटियों से। तो क्या बिल्कुल। वहाँ पर जो चेंजेस हैं उनकी पहले शुरुआत परिवार से नहीं होना चाहिए? दूसरा, इसका जो प्रचार प्रसार है, भले ही उसके लिए तमाम प्रयास सरकार दावे करती है कि वो कर रही है, और इसके लिए शिक्षा में जागरूकता, तो क्या इस तरीके की चीज़ों को पढ़ाई के रूप में अनिवार्य किया जाना चाहिए, या परिवार के स्तर पर और क्या-क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो महिलाओं की जो व्यवस्था है उसमें सुधार करने का काम करें? आप सवाल मुझसे ही पूछ रहे हैं? जी, मैं ही जी, जी, जी। बोलूँ? ओके, जी। थैंक यू। आई थिंक बिल्कुल सही सवाल है। बदलाव तो घर से ही आएगा, और अनफॉर्च्यूनेट बोलिए या फॉर्च्यूनेट, वो बदलाव महिला को ही लाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। तो माँ ही बदलाव ला सकती है, तो इसलिए हम मदर्स एजुकेशन पे बहुत तवज्जो दिया जाता है। पर अनफॉर्च्यूनेटली यहाँ बात यहाँ जाके अटकती है कि माँ भी सिर्फ महिला को ही या गर्ल चाइल्ड को ही सिखाती है। हम पुरुष को कितना सिखाते हैं महिलाओं के बारे में?
आज भी एक महिला या एक लड़की शर्माती क्यों है जब उसको पीरियड्स आते हैं? वो अपने क्लास में क्यों नहीं उस बात को शेयर कर पाती कि आई एम अनवेल टुडे क्योंकि मुझे पीरियड्स आए हुए हैं? एक महिला अपने ऑफिस में क्यों नहीं बोल पाती कि मैं मीनोपॉज़ल से गुजर रही हूँ, इसीलिए मुझे प्लीज़ मेरे मेरे साथ कोऑपरेट करिए। क्योंकि हमने इसको बहुत ऐसा एक मुद्दा बना दिया है और मेन आर अनफॉर्चुनेटली नॉट इंटरेस्टेड एंड दिस इज आल्सो द प्रॉब्लम बिकॉज मदर्स लड़कों को छोड़ देती है, एक्चुअली उतना पढ़ाती नहीं है, सिखाती नहीं है जितना उनको सिखाना चाहिए। हमारा परिवार, हमारा समाज पूरा ध्यान इस पे है कि महिला को कैसे सिखाया जाए, महिला को कैसे कंडक्ट कराना चाहिए समाज में। We need a ministry of man development. We need a ministry of gentleman development, just like we have a ministry of women development. और अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो रहा है। माँओं को, बेटों को सिखाना पड़ेगा कि अच्छा आदमी कैसे बने, महिलाओं के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, महिलाओं के जीवन में कैसा अलग फेज आता है, उससे कैसे डील करना चाहिए। लड़कों के भी जीवन में फेजेस आते हैं, वो भी समझाना चाहिए। पर हम अनफॉर्चुनेटली, मुझे दुख होता है कि हम मैन और बॉय को बहुत लाइटली लेते हैं, उसको ज़्यादा कुछ सिखाते नहीं हैं उनके अपने बारे में भी। आप देखिए मेल ज़्यादा अपने सेल्फ अब्यूसिव खुद होते हैं, उनके बैड हैबिट ज़्यादा होते हैं, ड्रग एडिक्शन ज़्यादा होता है, स्मोकिंग ज़्यादा होता है, अल्कोहलिज्म ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको बचपन से एम्पैथी नहीं सिखाया जाता, अपने ऊपर एम्पैथी नहीं सिखाया जाता, उसके बाद लड़कियों और महिलाओं के ऊपर एम्पैथी नहीं सिखाया जाता, उसके बाद एनवायरनमेंट के ऊपर एम्पैथी नहीं सिखाया जाता। और ये काम तो कुछ भी बोलिए माँ के ऊपर ही रहेगा। तो माँ को एक सशक्त नारी मानना, ये हम दिल से नहीं मानते। एक्चुअली माँ को हम सशक्त नारी तब तक मानते हैं जब तक माँ घर का पूरा काम करती है और जब तक संभालती है। क्या माँ वहाँ से उठ के आके और पावरफुल हो सकती है? क्या मदर को हमने वो स्टेटस दिया है? पूजा करने से खाली नहीं होगा, लॉफुली स्टेटस दिया है, मेडिकली स्टेटस दिया है, हमने एजुकेशनली स्टेटस दिया है। एक मदर को एजुकेट करना और एम्पावर करना, पूरे परिवार को एम्पावर करना, हम बोलते तो हैं, पर क्या हमने किया है? मेरी माँ खुद आज सफ़र कर रही है अपने लीगल प्रॉब्लम्स के कारण, अपने हेल्थ प्रॉब्लम्स के कारण। सीनियर सिटीज़न के दरवाजे पे जाओ तो वहाँ पे इतना हेल्प नहीं है जितना होना चाहिए। पर हम कॉमन सिटीजन्स लॉ के दरवाजे कभी गए नहीं, ह्यूमन राइट्स के गए नहीं, तो हम खुद ही सीख रहे हैं अभी इस को कैसे करें। सुविधाएँ नहीं मैम होनी मैम एक आपने आपने अभी सीनियर सिटीजन्स की बात की। मैं एक सवाल आपसे और ले लेता हूँ, फिर मैं बाकी लोगों के पास चलता हूँ। जी, अब जिस तरीके से हमारे देश में आज व्यवस्था है, चाहे वो किसी भी स्तर पे महिलाओं की जब बात होती है, महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, तो जो सरकार की तरफ से या जो ज़िम्मेदार जो विभाग हैं, उनकी तरफ से जिस तरीके की व्यवस्थाएँ की गई हैं, सीधे-सीधे किसी तरीके की सहायता मिलने जैसा कोई सिस्टम फिलहाल नहीं दिखता है। नहीं अगर जो दिखता। सिस्टम मैं खुद बने हुए सफ़र हैं, कर रही हूँ अपनी जी माँ मैम, के जो लिए। वही पूछ रहा हूँ, जो सिस्टम बने हुए हैं, वो आज के बहुत पहले के बने हुए, शायद आज़ादी के बाद से जो सिस्टम बनाए गए, तो वही आज तक चले आ रहे हैं। तो क्या ऐसा ये नहीं होना चाहिए कि समय के साथ आज हम जिस दौर में हैं, इन सिस्टम में भी सुधार होना चाहिए, और अगर सुधार होना चाहिए, तो किस तरीके के सुधार होने चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि हमारे पास काफ़ी सारे सिस्टम इन प्लेस है, और अगर मैं 75 इयर्स में देखूँ तो हमारे पास बहुत अच्छे लॉज़ हैं अब। खाली नारी को नहीं, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी बहुत अच्छे कानून बने हुए हैं। सारी बात घूम फिर के आती है मोरालिटी और काइंडनेस और क्लीन एक्टिविटीज़। क्लीन तो नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी कि एक ईमानदारी से अपना प्रोफ़ेशन करने की, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे हम तो पुलिस से सफ़र कर रहे हैं, हम लोकल तहसीलदार से सफ़र कर रहे हैं, लॉयर से सफ़र कर रहे हैं, जज से सफ़र कर रहे हैं। जहाँ मेरी माँ एक केस जीत चुकी है, मैं उसके बाद की बात कर रही हूँ। केस उन्होंने 6 साल तक लड़ा, केस जीतने के बाद वो सफ़र कर रही है। तो ये जहाँ जाके वापस से बात वहीं आती है कि हमने आदमियों को ठीक से ट्रेनिंग नहीं दिया, बचपन से लड़कों को ट्रेनिंग नहीं दिया, जो कि स्कूल में कुछ तो पढ़े, आगे जाके वो करप्ट इंसान बन गए, करप्ट ऑफिशियल्स बन गए, करप्ट नेता बन गए, करप्ट इंजीनियर बन गए, लॉयर बन गए, पुलिस बन गए। हम तो सब, मैंने बताया ना आपको, हम मैं ये 4 प्रोफेशन से लड़ रही हूँ बिलासपुर शहर में, मध्य प्रदेश के, अब नया छत्तीसगढ़ में। क्या आप मुझे उससे छुटकारा दिला सकते हैं? ऑल एजुकेटेड पीपल, लोकल पुलिस, लोकल जज,
लोकल कलेक्टर, लोकल लॉयर, लोकल तहसीलदार, लोकल न्यूज़पेपर, ये सारे एजुकेटेड आदमी हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं शायद इनमें से अगर 10 में से 2 औरत होगी तो उसमें से भी मैं एक औरत को तो डिस्काउंट कर दूंगी और मैं इमेजिन करूंगी कि एक औरत ईमानदार होगी। पर अगर 10 के 10 आदमी होते हैं तो मुझे वहाँ ईमानदारी दिखती ही नहीं है, मुझे बेईमानी की बदबू दिखती है, करप्शन की बदबू दिखती है। और ये शुरू होती है बचपन से, उनको ट्रेनिंग नहीं दिया गया, उनको एम्पैथी नहीं सिखाया गया, उनको काइंडनेस नहीं सिखाया गया, उनको रोना नहीं सिखाया गया, उनको ये नहीं सिखाया गया कि बेटा सबके साथ प्यार से रहना चाहिए, बेटा करप्शन करना बुरी बात है, अनएम्प्लॉयमेंट और ये सब का कारण ही करप्शन है, गरीबों को तब मुश्किल होती है इसका कारण करप्शन है, औरतों को मुश्किल होती है इसका कारण करप्शन है। ये माँ नहीं सिखाती है, पिताजी तो शायद कभी भी नहीं सिखाते होंगे क्योंकि वो भी वैसे ग्रूम्ड है। तो जी मैम। ये कहानी हर आदमी के करप्ट होने की है। मुझे लॉ से उतनी प्रॉब्लम नहीं है, कानून हमारे पास है, पेपर वर्क है, आधे से ज़्यादा लोग पढ़ते नहीं है तो इसलिए सफ़र करते हैं। मैंने कभी लॉ का दरवाज़ा नहीं खटखटाया जब तक मेरी माँ नहीं सफ़र करी, तो मुझे कुछ नहीं मालूम था, अब तो मालूम है। अब मैं सिर्फ करप्शन के हम शिकार हैं। जी, निश्चित तौर पर सिस्टम के साथ-साथ स्वयं के जो बदलाव हैं, जो सामाजिक बदलाव हैं, जो अपने दायित्व हैं व्यक्ति के, उस पर भी लोगों को ध्यान देना होगा। डॉक्टर गुईते, हम आपके पास आते हैं। जो हम 2019 में जिस स्थिति को हमने देखा था, 2019-2020 में जो स्थितियाँ हुईं, 2 फेजेज़ में कोविड ने, और जिस तरीके का दृश्य उसने क्रिएट किया, हम आज उन व्यवस्थाओं से कितना अलग खड़े हैं? कितना आगे बढ़ पाए हैं अभी तक हम? मैम, आप अनम्यूट करें। आपकी ऑडियो नहीं आ रही है आज। हाँ, बोलें। नहीं, नहीं मैम, आज आपकी ऑडियो नहीं आ रही है, पता नहीं। बात करो मैम से। मे बी रीजॉइन करें मैम, है ना? हाँ, वो दोबारा मैम ने ज्वाइन किया लेकिन फिर भी हुआ नहीं। मैम, एक बार आप फिर से लीव करें, अभी कोई आपको कॉल करके फिर बात कर रहा है। अमूल्य निधि जी, मैं आपके पास आता हूँ, फिर सुमन साय मैम के पास चलेंगे। जिस तरीके से व्यवस्थाएं थी साल 2019 में, जो मैं अभी डॉक्टर गुईते से सवाल ले रहा था, मैं वही बात आपसे कर लूं कि 2019 में जो दृश्य हमने देखा था, वो उस दृश्य के बाद से आज तक हम व्यवस्था के अनुसार कहाँ खड़े हैं? कुछ आगे बढ़े हैं, पीछे गए हैं, या आज भी वैसे के वैसे ही स्थिति में हैं? देखिए, जो महत्वपूर्ण जो पूरी बातचीत है, और 2019 में पूरे देश ने 2 चीज देखी। एक, पूरे देश में मजदूरों की स्थिति को देखा, पलायन को देखा, किस तरीके से पूरे देश में पलायन हो रहा है और किस तरीके से आज आप बिहार और यूपी और राजस्थान और यहाँ के मजदूर बम्बई और दिल्ली में जा रहे हैं काम करने के लिए। और दूसरी तरफ स्वास्थ्य की व्यवस्था दिखी, और स्वास्थ्य की व्यवस्था सबके सामने आ गई, सिर्फ जनता के हाथ में नहीं आई। जो नीति बनाते हैं, स्वास्थ्य की नीति बनाते आ रहे हैं, उनके सामने भी गई। जो सुप्रीम कोर्ट है, जो जुडिशरी है, उसके समक्ष भी गई। जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंटेरियंस है, उनके नजर में भी पहली बार गई, राज्य के अधिकारियों पे और जो एग्जीक्यूटिव से, तीनों पे। तो ये पूरा जो ढांचा है देश का, संवैधानिक ढांचा, वो सबने देखा है और आम जनता ने भी देखा और सबने झेला है। अब ये स्थिति से हमारे पास क्या समझ में आया? समझ में ये बहुत सी आएगा, जो हमारे पास सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था इस देश में बची थी, वही लाइफलाइन बनी। ये तो प्रूव्ड हुआ कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था इस देश में थी, वो लाइफलाइन बने। और दूसरी तरफ निजी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो छोटे जगह पे थी, उन्होंने बंद कर दिया था। कई जगह जो चार्ज कर रही थी, ओवर चार्जेस की इश्यूज वगैरह, पूरे देश ने देखा कि क्या चार्जेस कोविड पेशेंट से लिए गए अलग अलग जगह पे। और तीसरी तरफ था कि हमारे पास अल्टरनेटिव था, जो सरकार का, केंद्र सरकार का सबसे पसंदीदा योजना है आयुष्मान भारत योजना, जिसमें हमने देखा कि आयुष्मान भारत योजना लगभग नगण्य रही, लगभग फेल्ड हुई। इस पूरे प्रोसेस में लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड होने के बाद भी कोविड के समय में इलाज ही नहीं मिला। पहले फेज में तो नहीं मिला, दूसरे फेज में कई राज्य सरकार ने किया, और जो डाटा आई, आज आप मध्य प्रदेश और यूपी जैसे राज्यों में 5,000 4,000 लोगों को इलाज मिला। आज जो पूरा डाटा आया है आयुष्मान भारत कार्ड का, रिसेंट डाटा आप देखिए कि कितने कार्ड बने हैं। मध्य प्रदेश में 3.5 करोड़ कार्ड बने, 5 लाख लोगों को इलाज मिला। उत्तर प्रदेश में 2.63 करोड़ कार्ड बने,
4 लाख लोगों को इलाज मिला। तो ये स्थितियां हैं कि कितने कार्ड बन गए और आपने ये किया। तो एक तरीके से जो पूरी सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था, निजी स्वास्थ्य व्यवस्था और अल्टरनेटिव जो सरकार बीमा आधारित योजनाएं दे रही वो देखा था। इसमें जो लेसन लेने की जगह इस पूरे प्रक्रिया से सरकार को उदाहरण लेना चाहिए। चाहे नीति निर्देशकों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर्स में भी बोला, कई सारे ऑर्डर्स में भी स्वास्थ्य अधिकार की बात की गई। राजस्थान में स्वास्थ्य अधिकार कानून बना, जो प्रगतिशील कानून बना, लेकिन क्या लेसन सरकार ने लिया? नीति आयोग ने यह फैसला किया कि सरकारी अस्पतालों को और मेडिकल कॉलेजों को पीपीपी के मॉडल पे ज्यादा सक्रिय रूप से दिया जाएगा। नीति आयोग ने प्रपोजल्स बनाई और नीति आयोग ने सरकार को यह कहा है कि सारे जिला अस्पतालों को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को दे दिया जाए। ये प्रपोजल्स हैं। अभी मध्य प्रदेश में 3 दिन पहले 13 मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज में विभिन्न पैथोलॉजी और जांच को बिना किसी पारदर्शी तरीके के निजी हाथों में सौंप दिया गया। अब आप सोचिए कि जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं वो पैथोलॉजी की ट्रेनिंग कहां से लेंगे, क्योंकि वो तो आपने प्राइवेट को हैंडओवर कर दिया। सरकार जो मॉडल थी सरकार की मध्य प्रदेश में बिफोर कोविड, है ना, 2000 सरकार ने 27 जिला अस्पतालों को निजी हाथ में सौंपने का निर्णय किया था, जिसका विरोध हुआ था। और जो आज का आपका जो विषय है कि एक तरफ सरकार गिर रही है और सरकार बनाने में लगी है, मध्य प्रदेश ने तो हाल देखा है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनने जा रहा था और लगभग मार्च महीने में तो लॉन्च हो रहा था। और आप सोचिए कि मार्च में लॉन्च हो रहा था, मैं उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर रहा हूं। मैंने पूरी प्रक्रिया सरकार ने 1 साल चलाई। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना और अर्बन सेंटर संजीवनी क्लिनिक्स खोले गए थे और निजी अस्पतालों के लिए कानून लाया जा रहा था। आप देखिए उसी कोविड के समय में, और पूरे कोविड का मैपिंग था जिसको बदल दिया गया, सरकार बदल गई। तो स्वास्थ्य का खामियाजा तो सबसे ज्यादा अगर चिंता होती स्वास्थ्य की तो शायद सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के बाद सरकार गिरती या कोविड के बाद गिरती, अगर लोगों की स्वास्थ्य की चिंता नहीं होती तो ये स्थितियां, इससे सरकार लेसन नहीं लेना चाह रही। इंडिकेटर्स की मैं बात नहीं करूंगा, मैडम ने बताया इंडिकेटर्स के बाद बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, लॉज है, इंडिकेटर्स हैं, लेकिन इसके बाद जो विल है, पॉलिटिकल विल है और जो नीति होनी चाहिए लोगों के आधार पे, अगर वही हम सीख नहीं पाए और आज जो है उस पूरे सिस्टम को ही रिप्लेस करने की बात चल रही, बहुत एग्रेसिव। कोविड के बाद से प्राइवेटाइजेशंस, पीपीपी मॉडल्स यूपी, मध्य प्रदेश और बाकी पूरे देश में बहुत एग्रेसिवली, बहुत सक्रिय रूप से सरकार हैंडओवर करने जा रही है। तो ये तो बढ़ गया ना, सरकार को जो एक्सपीरियंस किया उस एक्सपीरियंस के आप उल्टा जा रहे हैं। अमूल्य जी, एक चीज और बता देने लगे हाथ, जब आपने ड्राफ्टिंग का जिक्र कर दिया कि आप उस कमेटी में थे, अगर वो चीजें लागू हो जाती जैसा आप लोग उस समय उस पर लगे हुए थे, काम कर रहे थे, तो क्या परिवर्तन होता स्वास्थ्य की इस व्यवस्था में? लोगों को क्या अतिरिक्त सुविधाएं मिल जाती उसमें, केवल मध्य प्रदेश के भी, मध्य प्रदेश के सीन में भी, और फिर उसी को बड़े जब हम देश के स्तर पर ले जाएं तो उसमें भी? देखिए, जो राइट टू हेल्थ एक्ट जो मध्य प्रदेश में ड्राफ्ट किया जा रहा, तो राजस्थान में भी जो एक्ट अभी आया है और जिसपे नेशनल हेल्थ बिल भी बनाई गई थी यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे, और उसमें मजबूत करने की बात की थी। पहली बात तो ये था कि गारंटेड हेल्थ सर्विसेज की बात थी कि लोगों को 5 किलोमीटर के अंदर में, 10 किलो के अंदर में ये हेल्थ सर्विसेज गारंटेड मिलेगा। सरकार हॉस्पिटल 4 तरीके से चलता है, मैन पावर चाहिए आपको, आपके पास सर्विसेज चाहिए, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और आपको सप्लाई सिस्टम चाहिए। ये चारों की सरकार गारंटीड हेल्थ सर्विसेज देने की बात थी। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात ये थी कि फ्री हेल्थ सर्विसेज लोगों को मिलेंगी और ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने बजट बढ़ाने की पूरी बात की थी। अगर बजट बढ़ता, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था जहां ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल्स, जिला अस्पताल में सरकारी हॉस्पिटल खोलने की बात हुई थी, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, और वहां जो सर्विसेज है वो जब गारंटीड आप सरकार देती है तो वहां लोगों को सर्विसेज मिलती। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे, जो प्राइवेट नर्सिंग होम थे, उनकी निगरानी और उनके कॉस्ट रेगुलेशन की बात हो रही थी कि लेट अस डू ए कॉस्ट रेगुलेशन। जो इंपॉर्टेंट बात है, आज देखिए जो बड़े बड़े इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स चलते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, बड़े बड़े जो डैम्स और बाकी प्रोजेक्ट्स बनते हैं, उसमें हेल्थ इम्पैक्ट असेसमेंट कंपलसरी किया गया था कि कोई भी अगर प्रोजेक्ट आएगा तो लेट अस डू ए हेल्थ इम्पैक्ट असेसमेंट। तो जो ये पूरा गारंटेड सर्विस है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू हेल्थ, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये बनाई जा रही, तो व्यवस्था में सुधार होता। लोगों को जिन इलाकों में मैपिंग कर रहे थे कि ट्राइबल इलाके में अगर सर्विसेज गैप्स है तो वहां सर्विसेज बढ़ाई जाए कैसे, और सारे स्टेक होल्डर एक साथ मिलकर उस पर काम कर रहे थे। गिरिबाल सिटेशन सिस्टम्स बनाए नहीं हम लोग बात है, जो पेशेंट्स है उनके राइट्स के चार्टर ड्राफ्ट हुए थे कि पेशेंट को राइट्स के रूप में वहां मिलेगा।
तो दीज आर द थिंग्स, वहां बदलाव होता। और कोविड के समय मैपिंग हुआ था पूरा सरकार मध्य प्रदेश में कि अगर कोई कोविड का पेशेंट आएगा तो वो कहाँ जाएगा, और हमने सारे जिले वाइज मैपिंग हुई थी कि कोविड का पेशेंट अगर किसी एक इलाके में है तो उसी हॉस्पिटल में जाएगा, और वो सारा ग्रेडेशन करके हॉस्पिटल सरकार ने टेक ओवर किए थे। मध्य प्रदेश सरकार ने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल टेक ओवर करने के पूरे प्लान था, जिसको सरकार ने बदला, और सिर्फ 3 जो व्यापम के आरोपी अस्पताल हैं उसमें सारे लोगों को इलाज के लिए भेजा, जिसमें 3 अस्पताल थे सरकार ने। तो वो डिसेंट्रलाइज मॉडल को सरकार ने सेंट्रलाइज कर दिया। तो प्रॉफिट फॉर द ड्यूरिंग कोविड, फ्यू हॉस्पिटल्स ऑन प्रॉफिट्स, जो सरकार को ये, तो ये डिसेंट्रलाइज मॉडल था पूरा। जी सुमन साहब, मैम एक बार हम जरा ऑडियो चेक कर लें मैम का। फिर से गोइते मैम आई है, रिकनेक्ट हुई है। मैम आप एक बार, आपको आवाज आप तक पहुंच रही है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ मैम, अब आपकी आवाज मिली है। बहुत देर से जो है आपकी आवाज यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंसेस की वजह से पहुंचे। मुझे लगता है मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम था, तो मैंने रीस्टार्ट किया तो फिर आप आ गया। हाँ, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सुमन साहब मैम, हम आपसे आपकी इजाजत के साथ गोइते मैम से एक सवाल ले लें, फिर आपके पास आ जाता हूँ मैं। जरूर जी गोइते मैम, जिस तरीके से बात हम अभी कर रहे थे, जो सवाल हमने लिया था, अभी अमूल्य जी भी उस पर बात कर रहे थे, जितने विस्तार पूर्वक वो बताए कि जिस तरीके से हालात बने आज, सरकारें जहां पर लगी हुई हैं, जिन सरकारों को स्वास्थ्य को लेकर के गंभीर होना चाहिए था पोस्ट कोविड के उस महामारी और उस भयावह दृश्य के बाद, वो सरकार बनाने और बिगाड़ने में लगे हैं। स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, चूंकि आप उससे सीधे जुड़े हुए हैं, तो स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है उसमें क्या सुधार हो रहे हैं? अभी जितने दावे किए जा रहे हैं उन दावों की सच्चाई क्या है, और आम आदमी के जीवन में इसका जो असर है, यदि इस तरीके की कोई भी चीज फिर से आती है सामने, तो क्या आम आदमी का जीवन सुरक्षित है? Rai ji, I think I would like to begin by quoting a famous physician of 19th century leader in medicine, Rudolf Virchow, जो समाज में जितना इनइक्वालिटी है और जो सोशल कंडीशंस है, जिसकी वजह से बीमारी पैदा होते हैं, क्योंकि social structural conditions and the kind of discrimination and exploitation जो हमारे social structure में exist है, either it be in the name of caste, either it be in the name of gender inequality, या economic exploitation, जो जितना vulnerable populations है हमारे समाज में, ट्राइबल्स को लेके और एल्डरली पॉपुलेशन लेके, चिल्ड्रन को लेके, सो यू हैव माइनॉरिटी ग्रुप्स, यू हैव ग्रुप्स हु आर स्ट्रक्चरली वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी एंड समाज के कंडीशंस की वजह से जो बीमारी पैदा हुआ है, जो वो विर्चो ने ऐसे बताया था कि मेडिसिन इज ए सोशल साइंस एंड politics nothing else but medicine, and politics is nothing else but medicine at a larger scale. So जो जिस संस्था में मैं हूँ, JNU में, सेंटर ऑफ सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ में, जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हम लोगों ने अडॉप्ट किया है टू अंडरस्टैंड हेल्थ, स्वास्थ्य जो है, इट्स नॉट जस्ट एन एब्सेंस ऑफ डिजीज, but we believe that the disease which is happening is a manifestation of the various social evils, inequality, and then exploitation which is existing in the society. तो जितना earlier speakers ने बोला है in terms of जो हमें either in terms of services है और institutional services, तो ये तो बहुत ही टर्शियरी लेवल वाला क्यूरेटिव सर्विसेज जो प्रोवाइड किया जा रहा है। आपने जो सवाल पूछा कोविड के टाइम में, जब पैंडेमिक के टाइम में जो हुआ था, उसमें क्लियरली हेल्थ सिस्टम जो है एक्सपोज हुआ कि कितना प्रिपेयर थे, कितना अनप्रिपेयर थे, और हम लोग कितने इनइक्वल सोसाइटी थे। और जो एक जो अवॉइडेबल चीजें हैं
हमने हमारे सिस्टमिक प्रायोरिटीज की वजह से और पॉलिटिकल आई वुड से पॉलिटिकल विल lack of political will in strengthening the health system, उसने पूरा एक्सपोज कर दिया कि हमारे जो पेंडेमिक आए थे उसमें कितने बिकॉज ऑफ द इनइक्वालिटीज एंड इनइक्विटीज व्हिच इज एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी, हम देख सकते हैं कि कौन सबसे ज्यादा सफरर है. जैसे लॉकडाउन किया गया था, आई वुड से इंड्यूस लॉकडाउन, फिर सडनली देयर आर वेरियस कम्युनिकेशंस जो थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं हो रहा था. तो एंड एट द सेम टाइम वी आर लिविंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी. तो जहाँ पे सोशल मीडिया है जो सबके हाथ में है थ्रू योर स्मार्टफोन्स. तो आम आदमी जो है एक तो इस तरफ पेंडेमिक और दूसरे तरफ इन्फोडेमिक, तो इसमें कौन सा सही खबर है और कौन सा गलत है इन टर्म्स ऑफ प्रिवेंटिंग योरसेल्फ फ्रॉम द पेंडेमिक. तो इन सब आई वुड से इन सब इनप्रॉपर और अनप्रिपेयर्डनेस की वजह से हम लोगों ने जितना मोर्टालिटी देखा है कोविड की वजह से, I would say I may not be wrong if I say that 50% of the mortality is not directly related to COVID, but because of the phobia or because of the improper information that has been spread. तो उसमें बहुत सारा चीज साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था. अगर प्रॉपर मैनेजमेंट होते तो टाइम से हर चीज प्रिवेंट किया जा सकता था. और जिन लोगों ने हॉस्पिटल गए हैं और जो घर में जिसने अपना केयर करके रखा है, तो उसमें द रेट ऑफ मोर्टालिटी इज वेरी हाई इन इंस्टीट्यूशनल केयर. और होम केयर में जो कॉम्बिनेशन ऑफ family care, psychological support and proper management ke through, there are many people who recover from the pandemic. So I would say in totality, as I said, ki medicine is a social science, and then we have to attack and we have to work. पब्लिक हेल्थ स्वास्थ्य के बारे में एक आइसोलेशन में हम नहीं देख सकते. इसमें पूरा इंटरडिसिप्लिनरी, ट्रांसडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए हमें, जो स्वास्थ्य के अगर स्वस्थ और आई डोंट नो वेलबींग को कैसे कहते हैं इन हिंदी, but well-being is a much holistic and wider terms than even health. So jitna diseases that abhi India is tackling, both in terms of the communicable and non-communicable diseases, jo double burden of diseases hai, I would say these are all the manifestation of social inequalities and inequities which we are facing in our country. So we need to work on the social determinants of health and the social circumstances which is leading to a variety of diseases in our society. So and I think इसीलिए tertiary care पे focus करना, it's a very minor, minuscule, or I would say that should be the last priority. We should be focusing on the primary at the preventive aspects instead of investing a lot of money on curative aspects. And when I say preventive aspect पे investment होना चाहिए, that means you have to build on, work on your education system, your infrastructure, communication, research, and various aspects of development. So tapi you will be able to prevent diseases. और इन सब चीजों में अलग अलग डिसिप्लिन का अलग अलग अप्रोचेस है. And when we collectively work together, all the intersectoral collaborations hota hai, then we achieve that ideal state of health and well-being in the society. So this should be the ideal approach. But वो ideal approach हम सब यहाँ जो panel में भी है हम सब जानते हैं. But the challenge is how to that proper implementation and how to work as a team.
that is the challenge. But we all are doing in wherever we are planted, and we wanted to contribute the best in bringing out uh, well-being of the society. So I think I would end here, and maybe we can carry on. So this is my take on public health. Yeah. सुमा मैम, जिस तरीके की बात अभी डॉक्टर गुइते कर रही हैं, ठीक है, सरकार बड़े बड़े दावे करती है तमाम सारे कामों की कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आप पर्यावरण के क्षेत्र में इतना सक्रिय हैं, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के इतना ज़्यादा काम कर रही हैं, लगातार लोगों को चेताने का भी काम करती हैं। मैम ये बताइए, आज हम जिस परिस्थिति में बैठे हैं, पर्यावरण हो या जो तमाम व्यवस्थाएं, जिस तरीके से पर्यावरण की स्थिति, जिस हालात में हम आज बैठे हैं, आप ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के बार बार चेता रही हैं, हर स्तर पे चेताने की कोशिश करती हैं। इन सबका सीधा असर आम आदमी के जीवन पर कितना होता है, और दूसरा ये कि जो सिस्टम है यानी जो सत्ता है वो इन क्षेत्रों में क्या काम कर रही है? मैम संक्षेप में बताएं, फिर हम लोग आगे इस पर बात करें। ये जो जलवायु परिवर्तन है, ग्लोबल वार्मिंग है, इसको जिस नाम से कहें आप, इसका तो सीधा सीधा प्रभाव स्वास्थ्य पे पड़ रहा है। बहुत छोटी सी बात अगर आप देखें, जो जितने भी वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हैं जो मच्छर मक्खी से फैलती हैं, पहाड़ों में कभी भी मच्छर नहीं हुआ करते थे, ना मलेरिया हुआ करता था। जैसे जैसे पहाड़ की तरफ गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे वहाँ भी मलेरिया और डेंगू और चिकुनगुनिया वगैरह अब दिखने लगा है। तो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का तो ये देखने को है ही। सरकार इसके बारे में क्या कर रही है वो किसी को दिखता तो है नहीं, और ना ही कहीं पता लगता है, ना ही कोई ऐसा स्रोत है जहां आप जाके पूछ सकते हैं कि सरकार क्या कर रही है। तो हम यही अनुमान लगाएं कि सरकार जो है इस सब चीज़ में अंडा कर रही है, मतलब कुछ दिखता तो है नहीं। पर ये बात अगर आप देखें कि हमारी स्वास्थ्य की व्यवस्था इतनी गिरती क्यों जा रही है और इतनी तेजी से क्यों गिरती जा रही है, तो हम ये कहेंगे कि अमूल्य ने जो बात उठाई थी वही मूल बात है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर, यही मूल बात है। हमने जो सरकार की जिम्मेदारी होती है, स्वास्थ्य, शिक्षा, जो सामाजिक स्तर की बातें हैं, वो डिफेंस से छोड़ दीजिए, इन चीज़ों से हट रही है और चाह रही है अपना पल्ला झाड़ के ये प्राइवेटाइजेशन करके और किसी और को ये जिम्मेदारी दे दे। जब सरकार की जिम्मेदारी होती है तो नागरिक का अधिकार होता है। नागरिक का अधिकार होता है कि हमारे यहाँ दवाएं नहीं उपलब्ध हैं, हमारे यहाँ फलानी सेवा नहीं उपलब्ध है, जबकि कानूनन ये सारी चीज़ें हमारे लिए सुरक्षित की गई थी। सुमन साहब मैम का कनेक्शन जी जी वो नहीं चाहती है कि उसकी कोई भी जिम्मेदारी हो। तो मेरे ख्याल से ये जो है एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी हुई है। प्राइवेटाइजेशन को रोकने की कोई कोशिश अभी तक सफल नहीं हुई है, और इस सरकार की जिस तरह से हम देख रहे हैं, इनके जो फोकस एरियाज हैं, तो इनके फोकस एरियाज में स्वास्थ्य तो कहीं नहीं दिखता है। जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हमें शुरू करना चाहिए पोषण से, क्योंकि सारा स्वास्थ्य जो है पोषण कुपोषण से ही शुरू होता है। आप हमारे देश की गरीबी देख लीजिए और कुपोषण के आंकड़े देख लीजिए। तो हम स्वास्थ्य की तो बात परसों करेंगे, आज तो पहले हम पोषण की बात कर लें। क्या ये सरकार का दायित्व तो नहीं बनता है कि नागरिक को पोषण उपलब्ध किया जाए? ये जो ड्रामे होते हैं अनाज बांटने के और इस तरह से पॉपुलिस्ट जो स्कीमें चल रही हैं, हम उसको नकारते नहीं है। भाई, लोग अगर भूखे हैं उनको अनाज मिलना चाहिए, लेकिन जो मूल समस्या है कुपोषण की, जिसपे कि स्वास्थ्य, अगर कुपोषण हम नहीं ठीक कर पाते हैं तो हम स्वास्थ्य को कभी नहीं ठीक कर पाएंगे। और अगर हम ये मान के चलते हैं कि पोषण और अच्छा स्वास्थ्य जो है हर नागरिक का अधिकार है, एक तरह से ये ह्यूमन राइट है, मतलब हमारा अपनी सरकारों से तो ये अधिकार बनता ही है। अगर इसको हम नहीं ठीक कर पाते, इस वक्त अगर आप देखें तो पोषण पे क्या ध्यान जा रहा है, किसका ध्यान जा रहा है? और अगर हम आपके इसके सेमिनार का टाइटल देखें तो सरकार गिर रही है, बदल रही है, चुनाव लड़े जा रहे हैं, चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, इनको गिराओ उनको मिटा लो। इस सारे उसमें कहाँ है पोषण, कहाँ है लोगों का स्वास्थ्य?
कहाँ है महिलाओं की बात, जो कि पहली वाली जो हमारी थी डॉक्टर को या जो भी थी, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने बहुत बड़ी बात उठाई कि महिलाओं का क्या हो रहा है इस देश में। तो अगर हम पोषण को और स्वास्थ्य को मिला के देखें तो स्थिति बड़ी गंभीर दिखती है, और हमारे ऊपर एक नया क्राइसिस टूट पड़ा है, वो है क्लाइमेट चेंज का। स्थिति यूं ही बहुत गंभीर है, और इस पे जो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उसके ऊपर एक तरह से कहर जो टूटा है वो है क्लाइमेट चेंज का। उसके बारे में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसे लगता है जैसे कि क्लाइमेट चेंज किसी और के यहाँ हो रहा है, जबकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा असर उन देशों में देखा जा रहा है। ये तो खैर यूएन के आंकड़े हैं कि जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, और ख़ासतौर से जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ एग्रीकल्चरल कंट्रीज़ हैं, उनके ऊपर जो क्लाइमेट चेंज का असर हो रहा है वो वाकई बहुत गंभीर है और चिंताजनक है। और हमारा उसमें रिस्पॉन्स क्या है, हम क्या कर रहे हैं उस दिशा में। तो ये चिंता इसलिए होती है क्योंकि मूल बातें जो स्वास्थ्य से जुड़ी हैं उन पे ध्यान नहीं है, और अगर उन पे ध्यान नहीं है तो इस समस्या को सुलझाने का तरीका हमको अभी इस वक्त दिख नहीं रहा है। और ये एक किसी भी सरकार के लिए नागरिकों का ये कहना कि उनको स्वास्थ्य और पोषण की गंभीर समस्याओं का कोई भी हल नहीं दिख रहा है सरकार की तरफ से, ये एक बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म है, ये बहुत बड़ी एक हम कहेंगे लानत है। सरकार अगर इस तरह की बुनियादी चीज़ों को नहीं देख पा रही है। जी अमूल जी, क्योंकि आप पॉलिसी वाले सिस्टम में रहे हैं, पॉलिसी बनाने का काम करते रहे हैं सर, जो आंकड़े बताते हैं, जो वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक है उसमें भारत का स्कोर 2022 के जब हम आंकड़े देखते हैं तो उसमें करीब 42.8 अंक पे था 100 में से जब हम बात करते हैं, जो 2019 की तुलना में 0.8% की गिरावट उसमें देखी गई थी। इसके साथ साथ जब जो WHO की रिपोर्ट कहती है वो साफ साफ ये दावा करती है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें करीब 59% डॉक्टर्स की कमी है। हम ओवरऑल बात करें तो लगभग 11,000 लोगों पर एक डॉक्टर की बात आती है। नर्सिंग स्टाफ के क्राइसिस की बात हर हॉस्पिटल करता है, चाहे आप किसी भी स्तर पे चले जाइए। सरकारें ऐसे में नागरिकों के जिस अधिकार की बात सुमन सहाय मैम कर रही हैं वो कैसे उपलब्ध करा पाएंगी, और इस पर सरकार के पास कोई योजना अब तक आपकी जानकारी में है कि सरकार इसको लेकर के आगे बढ़ रही हो? देखिए, सरकार का जो मॉडल अभी है ना, जिसको गुजरात मॉडल जो लागू करने की बात है, जो डेवलपमेंट का मॉडल है, आज गुजरात में हेल्थ सर्विसेज तो चलिए ठीक है, एनीमिया अभी मैडम बात कर रही थी कि कुपोषण का, सुमन सहाय जी पर्यावरण और कुपोषण की बात करें, एनीमिया 15 से 49 साल के एज की महिलाओं में 54.9% से 65% बढ़ गया NFHS 4 और NFHS 5 में। बच्चे पिछले 5 साल में 62% बच्चों में एनीमिया है ना, 5 साल तक के बच्चों में, जो 79.7% हो गया। अगर जिस राज्य में 80% बच्चे 0 से 5 साल वाले एनीमिया से ग्रसित हैं, महिलाओं में वो संख्या बढ़ रही है, उस राज्य की कोई चिंता नहीं है। अब उस राज्य को आप डेवलप के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं तो इंडिकेटर्स जो है यहाँ हैं। आज यूपी में देखिए, एक कौशाम्बी जिले में 7 अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल बिना पंजीयन के चल रहे हैं। ये यूपी का मॉडल है बड़े पैमाने पे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से सरकार का अभी नागरिकों को अधिकार नहीं देना है, उन्हें हेल्थ सर्विसेज नहीं देने, रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटना है। आयुष्मान भारत योजना क्या है? सरकार हेल्थ सर्विसेज से अपनी योजनाओं से हट रही है और निजी इंश्योरेंस कंपनीज को फायदा पहुंचाने है। तो सरकार जिम्मेदारी देने की जगह, या जिम्मेदारी मैं बोलूंगा समझने की जगह, उन जिम्मेदारियों से हटना चाह रही है, और इसीलिए बड़े पैमाने पे हैंडओवर की बात हो रही है। लॉज जो थे, एग्जिस्टिंग लॉज, क्या आप देख लो, नेशनल हेल्थ मिशन जो बनाया गया था, आज उसके बजट्स क्यों कट डाउन किए जा रहे हैं? क्योंकि आपको लग रहा है कि आप ये कार्ड बना के और उसमें आप लोगों को सर्विसेज दे देंगे या प्राइवेट्स के भरोसे दे देंगे, एंड यू पे दोज हू कांट पे। तो एक तरीके से डिपेंडेंट बनाना और लोगों को एक तरीके से, इट्स लाइक यू आर बेगिंग फॉर ए हेल्थ सर्विसेज, कि आप जो है भीख मांग रहे हैं स्वास्थ्य में, कुछ
गरीबों को दे दिया जाएगा, बाकी को नहीं दे। हेल्थ तो सबके लिए, हेल्थ फॉर ऑल। मैडम अभी जेएनयू के डॉक्टर गीते बता रही थी, हेल्थ तो सबके लिए है ना, इक्वलिटी तो सबके लिए है। इक्विटी के बाद तो हमारे राइट्स में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दिया गया। तो ये जिम्मेदारी देने की जगह स्वास्थ्य सेवा वो सरकार देना ही नहीं चाहती है, मैं तो बोलूंगा। और उसके जगह वो बच के उसको हैंडओवर करके उस जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहती है। नहीं तो यह हास्यास्पद है कि सरकार 2019 के बाद से सरकारी सेवाओं को मजबूत करने की जगह उन्हें कमजोर करने के जो प्रोसेस कर रही है। आज देखिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स यूपी में प्राइवेट्स को दिए जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस को बड़े पैमाने पे। तो ये एक रेदर देन ये चीजें, और ये जो डाटा आज चुनाव के इस सरकार के उसमें आज चिंता क्या थी? आज मणिपुर में आज सरकार क्यों नहीं सक्रिय है कि वहां जो हो रहा है वायलेंस जो हो रहा है, इट्स ए हेल्थ इशू। वायलेंस का हेल्थ से रिश्ता है, वहां पे लोगों की क्या कंडीशंस हैं। तो वहां पे स्वास्थ्य की चिंता नहीं। आपके इंडिकेटर्स बन गए। अब मुझे तो नहीं लगा आज तक किसी डिबेट में चर्चा हुई कि एनीमिया इन गुजरात इज इंक्रीजिंग। दैट्स नॉट ए डिबेट। तो ये एक तरीके से जिम्मेदारी से हटना है। और जो हमारा ये कहना है, जो एग्जिस्टिंग अच्छे स्कीम्स हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो, चाहे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हो, आप इन स्कीम जो अच्छी स्कीम्स भी थी या अच्छी एक्ट कानून भी है, उसको आप कमजोर कर रहे हैं। तो उसको कमजोर करके आप जो अधिकार मिली हुई है उसको भी छीन रहे हो और नए उनको सर्विसेज नहीं दे रहे हैं। आप हम केयर, यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, आप कवरेज की बात कर रहे हो। कवरेज चुनिंदा लोगों को मिलेगा, केयर सबको मिलेगा। तो ये बेसिक फर्क जो है आपको पता, ये नहीं समझ पा रहे हैं तो आप क्या आप अपेक्षा करें। और उल्टा आपका ये जो मॉडल जो लाने की कोशिश आप कर रहे हैं, उसमें अल्टीमेटली आप दूरियां बढ़ा देंगे। जो गरीब और अमीर की जो खाई है, आपको चिंता ही नहीं है कि ग्लोबल हंगर रिपोर्ट में क्या आया है, हंगर की क्या इंडेक्स है इंडिया की। आप देख लीजिए वायलेंस के, जेंडर के जितने सारे लॉज आप देख लीजिए, इतने सारे, उसमें क्या इनइक्वलिटी है। आपने इतने कानून बना दिए हैं, आज क्या है? आज आपने पॉस्को से, पीसीपीएनडीटी से जितने एक्ट्स आपने बनाए, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लेवल देखिए आप। मीटिंग्स तक नहीं होती है। मैं कमिटीज में रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ मीटिंग्स तक नहीं होती है। तो ये जिम्मेदारियों से हटना सरकार का ये है। और बेसिक जो स्टेट की फेडरल सिस्टम था ना, आपने जैसे टैक्स खत्म किया जीएसटी, वैसे हेल्थ भी फेडरल सिस्टम था। आप अगर पूरा आप टैक्स कर लेंगे तो सरकार अपना पैसा कहाँ से लगाएगी? आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और पूरा फोकस, इंटायर आज फोकस देखिए कि कार्ड ज्यादा बनवाने में पूरा अमला लगा हुआ है स्वास्थ्य व्यवस्था में। उसको ये चिंता ही नहीं है कि क्यों न्यूट्रिशन इम्पैक्ट है, क्यों एनवायरमेंट हेल्थ से रिलेटेड है, कि एम्प्लॉयमेंट हेल्थ से रिलेटेड है। ये जो व्यापक दृष्टिकोण है स्वास्थ्य का, उसको समझने की जगह आप उसको बहुत कैटर्ड कर देंगे और इस छीन रहे हैं। उल्टा आप उसमें करप्शन चल रहा है। आप देखिए मेडिकल करप्शन, आप देखिए सबसे ज्यादा पैमाने पे, चाहे आयुष्मान भारत के आप करप्शन देखिए छूट चुके हैं। तो लार्ज लेवल ऑफ रेदर दैट इट्स ए स्कैम, हेल्थ इज इट्स प्रॉफिट। पूरा कॉन्सेप्ट सरकार ने बदल दिया। जो हेल्थ जो है वेलफेयर का मामला था, सर्विस का मामला था, डेवलपमेंट का मामला था, उसको सरकार ने कॉमर्शलाइज कर दिया, प्रॉफिट ओरिएंटेड कर दिया और पूरा इसको एक प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस बना दिया। स्वास्थ्य को, हेल्थ सर्विसेज को हेल्थ इंडस्ट्री सरकार ने बना दी। बिल्कुल जी। डॉक्टर असल मोहिते में जी 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 बोले। नहीं, हम ये कह रहे थे कि ये जो बात है प्राइवेटाइजेशन और कमर्शलाइजेशन की, इसका असर क्या पड़ता है। आप ग्रामीण भारत में देखिए, अगर किसी के परिवार में कोई मतलब सीरियस बीमार पड़ जाए, उससे वो परिवार उठ नहीं पाता है, क्योंकि खर्चा जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। भाई की को कुछ हो गया है, बेटे को कुछ हो गया है, पत्नी को तो खैर कम ही देखते हैं, लेकिन तब खेत बेच के इलाज करवाना पड़ता है और वो परिवार उस धक्के से उठ नहीं पाता है। तो मतलब जो चीज़ हमारा अधिकार है स्वास्थ्य और जो सरकार को देना चाहिए, उसमें ग्रामीण परिवार बिक जाता है बिल्कुल। और ये मतलब इसका अगर आप परसेंटेज देखें कि कितने लोग इस पे मतलब कितने परिवार बर्बाद हो जाते हैं, तो ये आंकड़ा बहुत ही ऊंचा है। हम इस वक्त यूपी के ग्रामीण इलाके में ही हैं और रोज हमारे पास लोग आते हैं अपना दुखड़ा रोने के लिए। क्या करें लली, बर्बाद हुई गए, क्या हुआ था, फलाने की बीमारी हुई गई, उनकी टांग टूट गई, उनको ऑपरेशन कराना पड़ो, 5 लाख रुपया लग गए। तो इस तरह की कहानियां अब आम है। तो इस तरह से जो आम आदमी के ऊपर जो जिस तरह का भार डाला जा रहा है स्वास्थ्य को लेके, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है।
तो इस चीज़ की जो ग्रेविटी है, इसको समझने के लिए अब क्या आंदोलन होगा इस माहौल में, पता नहीं, आंदोलन तो शब्द ही खत्म हो गया है, लेकिन बहुत ही गंभीर रूप से जनता के ऊपर एक भार है। और मेरी एक चीज़ हम कहना चाहते हैं, हम जो वेस्टर्न स्टाइल ऑफ मेडिसिन में घुस गए हैं और हमने पारंपरिक जो हमारी हीलिंग ट्रेडिशंस हैं उसको हटा दिया है। कहने के लिए तो इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी और इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फलाना है, लेकिन उत्तर भारत में ये करीब करीब समाप्त है। ये जो प्राइवेटाइजेशन है, इससे compete करने के लिए, और सिर्फ compete करने के लिए नहीं, हेल्थ केयर, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर देने के लिए हमको अपनी पारंपरिक हीलिंग ट्रेडिशंस पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत से लोग इसको जानते हैं, और वो एक MBBS को तैयार करके और उसको कहीं पे बिठाने की जो खर्चा होता है, उससे हमें छुटकारा मिलेगा। और एक बहुत ही होलिस्टिक, मतलब होलिस्टिक यानी लोगों की स्वास्थ्य पे कम असर पड़ता है जब उस तरह की दवा दारू होती है। इसको बढ़ाने की बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है, और इसको एक स्तर के प्राइमरी हेल्थ केयर पे तो इसका होना ही बहुत ज़रूरी है। आप मेडिकल कॉलेजेस को हटा, मतलब उनकी पढ़ाई अलग चल रही हो, चलती रहे, लेकिन आपको इस पे जोर देना होगा। अगर आप चाइना का एग्जाम्पल देखिए, चाइना अपने प्राइमरी हेल्थ केयर के स्तर पे चाइनीज़ मेडिसिन इस्तेमाल करती है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है पॉपुलेशन के लेवल पे। और फिर अगर कॉम्प्लिकेशन होता है तो वो सेकेंडरी टर्शरी इंस्टीट्यूशंस पे ज़्यादा है। अगर हम ये मॉडल नहीं अपनाएंगे और सरकारों का रुख जिस तरह से है, तो हमारे लिए इससे भी ज़्यादा गंभीर स्थिति पैदा होने वाली है। जी। जिस तरीके से अभी प्राइवेट और सरकारी सुविधाओं की बात हो रही है, अस्पतालों की बात हो रही है, आपको मैं बता दूं आंकड़े के हिसाब से दर्शकों के लिए, आज़ादी के वक्त जो परिस्थितियां थी और तब से आज तक में हम कहाँ खड़े हैं। आज तक में जो सरकारी सुविधाओं में विकास है, जो सरकारी अस्पतालों की संख्या पर आप नजर डालेंगे तो 4 गुना सरकारी अस्पताल बढ़े हैं, जो 2022 तक के पुस्त आंकड़े जो हैं उसके हिसाब से। वहीं जब आप प्राइवेट अस्पतालों पर जाते हैं तो इसमें जो वृद्धि है वो 7% से ज्यादा की है। 7% से ज्यादा नए अस्पताल जो है उस तेजी से खुल रहे हैं अपने देश में। जिस देश में 90 करोड़ जनता जो है वो 5 किलो राशन पे जीती हो, वहां सुविधाएं प्राइवेट बढ़ाई जाएंगी, सरकारी नहीं। जो सरकारी व्यवस्थाएं पहले से चली आ रही हैं उनको खत्म करने का काम किस तरीके से धीरे धीरे हो रहा है, ये अमूल्य जी अभी बता रहे थे। जो जिला अस्पताल थे वहीं पर मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, कम से कम उत्तर प्रदेश में ये स्थिति है। मेडिकल कॉलेज की स्थिति यह है कि वहां पर आपको एक निर्धारित फीस देनी होती है अपना पर्चा बनवाने के लिए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, और उसके बाद जो दवाएं लिखी जाती हैं वो आपको बाहर से खरीदनी होती हैं, जिसमें पैसा लगता है। जिला अस्पताल में सिस्टम यह है कि आपका 1 रुपए में इलाज होता है, 1 रुपए में आपका रजिस्ट्रेशन होता है, और दवाएं जो है वो निःशुल्क मिलती हैं। ये अंतर उस सुविधा का है। बढ़ाई कौन सी सुविधा जा रही है? जो पैसा देकर के ली जाए, या फिर इन सबसे अलग आप सीधे प्राइवेट अस्पताल में जाइए अगर आपको इलाज चाहिए तो। इसकी एक जो इसका ड्रॉबैक है वो भी मैं जल्दी से बता दूं, फिर हम डॉक्टर गुइते के पास चलेंगे। सरकारी अस्पतालों में जो संख्या है, जिस तरीके से लोग वहां पर पहुंचते हैं इलाज के लिए, स्टाफ के सापेक्ष वो संख्या बहुत ज्यादा है, जो लोड है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके हिसाब से सुविधाओं को बढ़ाने का काम सरकार की तरफ से बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। जमीन पर आप और हम जब भी जाएं, किसी भी अस्पताल में जाएं, जाकर के देखा जा सकता है। मैम, आज हम जिस व्यवस्था को लेकर के जिस तरीके से आगे बढ़ रही है सरकार, क्या अब ये जरूरी हो गया है कि जो ये व्यवस्था है ये माना जाए कि वो खुद आईसीयू में चली गई है और अब उसी को इलाज की जरूरत हो गई है? बिल्कुल। जो अभी डॉक्टर सहाय ने भी बोला और अमूल्या जी ने भी बोला, बिल्कुल जो हमारा स्वास्थ्य का सिचुएशन अभी प्रेजेंट हालात ऐसा है कि आप एक तो प्राइवेटाइजेशन की वजह से आपका ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उसपे इतना नेग्लिजेंस इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, आप एक तो रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हो, जो पॉपुलेशन टू मेडिकल वाला रेशियो उसमें वो क्राइसिस हो रहा है। अभी हम लोग हर साल हमारे MPH स्टूडेंट्स और हमारे
स्कॉलर्स, रिसर्च स्कॉलर्स है, उनको फील्ड वर्क के लिए हम जो रूरल फील्ड वर्क होते हैं उसमें अभी रिसेंटली हम लोग हिमाचल गए थे। तो वहाँ पे भी जैसे कुछ अभी जो पहले मैंने बताया सोशल डिटर्मिनेंट्स वाला और कैसे स्वास्थ्य से रिलेटेड है, तो वो स्ट्रांगली विजिबल है कि लोग जैसे सरकारी हॉस्पिटल में हम गए तो वहाँ पे प्राइवेट इन पेशेंट है, बेड सब खाली है, और हमने सोचा ऐसे कैसे हो गया कि इसी वेदर पे जहाँ पे जनरली you see that लोगों का हाई लेवल ऑफ इन पेशेंट एडमिशंस होता है, तो उस चीज में वो नहीं थे। देन वी थॉट हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल जो वहाँ पे जो जितना भी एग्जिस्टिंग है उसमें एक दो देख सकते हैं वहाँ पे इन पेशेंट्स एडमिशंस का क्या हाल है। पहले तो हमें ये यकीन नहीं हो रहा था कि इन पेशेंट एडमिशन में कैसे जीरो इन पेशेंट एडमिशन हो सकता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल्स भी बहुत वहाँ पे इन टर्म्स ऑफ क्लीनलीनेस टचवुड बहुत ही साफ थे, उनके प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर, सब चीज बड़े साफ सफाई में रखा हुआ था। और जब हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स वहाँ पे जाके देखा तो इन पेशेंट्स एडमिशंस वेर हाई, और हमने पेशेंट से पूछा कि आप लोग सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं गया और यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल प्रीफर क्यों कर रहे हो। तो वही फिर वो निकल के आ जाता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको अच्छा सुविधा है, और इन टर्म्स ऑफ जो मील प्रोवाइड करते हैं और केयर है जो थोड़ा सा नर्चरिंग और केयर गिविंग नर्स से होता है, डॉक्टर से होता है, तो वो जो थोड़ा सा आपको जो स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है थोड़ा नॉट एग्जैक्टली टू द 5-स्टार लेवल, बट वो सब सुविधाएं उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। उनको ये है कि अपने जेब से निकल रहा है तो कोई बात नहीं, हम अफोर्ड कर सकते हैं, बट देयर आर मेनी पीपल जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम लोग हेल्थ जो है ना, एक जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम जो हुआ था 1990s में, उसके बाद हम लोगों ने इसको ऐसे कमोडिटी की तरह ट्रीट किया, और स्पेशली एजुकेशन एंड हेल्थ विच इज द सोशल सेक्टर। तो इसमें उसके बाद जो चेंजेस आया है, जो हम लोग का इकोनॉमिक पॉलिसी हो गया एंड द पॉलिटिकल विल, सारा रिलेटेड, अभी जो प्रेजेंट क्राइसिस जो हम आगे इसमें इमीडिएट अटेंशन नहीं दिया, हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म्स का बहुत ही चीज पे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इफ दे डोंट फोकस तो आने वाले टाइम में जैसे अभी यूएस का सिस्टम है कि मेडिकेड और मेडिकेयर, अभी यूएस में भी पैंडेमिक टाइम में वी सी कि दे आर द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, सुपर पावर इन द कंट्री, बट जब पैंडेमिक आया तो यू सी देयर इज अ हाई मोर्टालिटी रेट, क्योंकि बहुत सारे लोग जिसके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं थे या वो जो इन टर्म्स ऑफ आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर। तो मेरा ये मानना है कि वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स दैट कलेक्टिव अप्रोच। जैसे डॉक्टर सहाय ने भी बोला पारंपरिक हीलिंग ट्रेडिशंस है, तो इसमें भी मेरा भी इस एरिया में काफी रिसर्च है। मेरा एमफिल पीएचडी भी इसी इन बिजनेस मेडिसिन, एंड सिंस आई कम फ्रॉम मणिपुर तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे फोकस है, यूटिलाइजेशन पे, क्योंकि the assumption is that जहाँ पे आप जो मॉडर्न हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो आप लोगों के हाथ में जो उनका एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑन द सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ऑन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज और मेडिसिनल नॉलेज उनका है, उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए। WHO ने ये इनिशिएटिव लिया था, अल्मा आटा डिक्लेरेशन 1978 में, सेइंग दैट कि हेल्थ फॉर ऑल बाय 2020, और उसके डिक्लेरेशन के हिसाब से इंडिया बीइंग द सिग्नेटरी, तो हम लोगों ने ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंस जो हम कहते हैं दाई इनको ट्रेन किया कि सो दैट दे कैन डू डिलीवरी एट द विलेज, जहाँ पे इनका एट द ग्राउंड लेवल इफ देयर इज नो एक्सेस टू मॉडर्न हेल्थ सर्विसेज। तो पर ये कुछ हद तक अभी रिसेंटली एक रिसर्च प्रोजेक्ट किया था हमने, ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिसेस यूटिलाइजेशन एंड देन द अमंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो ये देखा गया कि जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हाई है, वहाँ पे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी हाई है। NFHS4 भी ये डाटा क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो जहाँ पे जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कम है, वहाँ पे इन्फेंट मोर्टालिटी भी कम है। शायद
इसमें थोड़ा सा और इन डेप्थ जाना भी पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ डाटा एनालिसिस, इन द पॉपुलेशन रेशियो, ये सब चीज थोड़ा इंट्रिकेसीज एंड वो सब है, और डाटा भी थोड़ा एरेटिक होते हैं। बट जब हम ग्राउंड में गए तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दैट सिचुएशन, 2 स्टेट था, नागालैंड और मिजोरम, जिसमें हाई इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी थे और हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी थे, और अरुणाचल और मेघालय में आपका IMR लो है और आपका इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी भी लो है। तो वहां पे देखा गया देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ दैट understanding of health in terms of food and nutritional aspects, the ecological understanding of health, ki it's not only about medicine or pills, taking pills, but it's all about your food, your nutrition, your ecosystem. तो ये हमें बिल्कुल आगे स्ट्रेंथन करना चाहिए। अभी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष तो हमने बना दिया है, पर आयुष में भी हम जो लोकल हेल्थ ट्रेडिशंस है, जो 80% संख्या जो इस्तेमाल करते हैं लोकल हेल्थ, इसी चीज को हमें थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज एंड देन लाइसेंसिंग भी देना चाहिए जो हीलर्स को। तो ये अगर मैं इस चीज को थोड़ा पावर लेंस में देखती हूँ, तो अगेंस्ट हायरार्की जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर भी आता है कि एक बहुत जबरदस्त डोमिनेंस ऑफ बायोमेडिसिन इंडियन हेल्थ सिस्टम में पाया जाता है। तो बायोमेडिसिन वही ठीक है, अगर बायोमेडिसिन कहेगा कि ये पारंपरिक हीलिंग ट्रेडिशंस अनसाइंटिफिक है, तो फिर हम लोग कहते हैं अनसाइंटिफिक है। बट अगर हम ग्राउंड रियलिटी में जाके देखें तो ये जो हीलिंग ट्रेडिशंस है, ये तो इतने सालों से चलते आ रहे हैं। डॉक्टर गोइते, आई एम सो सॉरी, थोड़ा कंक्लूड करिएगा इसको। Yeah. So I would like to conclude by saying that yes, we need to focus on the what strengthening जो हमारा knowledge system है, जो हम लोगों का I would say जो indigenous knowledge है, उसको strengthen करना चाहिए, और dominance of biomedicine को भी in a positive way, कि ये नहीं कि वो बाकी system of medicine को sideline करे। So there has to be a balance of all the system coming together, तभी हम लोगों का जो ये क्राइसिस है हेल्थ सेक्टर में, तो we can address that. जी, थैंक्स सो मच। आई एम सो सॉरी, मैं आप लोगों के सेशन में नहीं रह पाया, और एक्चुअली इस बार 12 सेशन कर रहे हैं, तो बैक टू बैक हैं और दूसरे गेस्ट आके वेट कर रहे हैं। मेरे एक दोस्त हैं राजीव त्यागी, उन्होंने हर सेशन के लिए एक शेर भेजा है, और उनका कहना था कि हर सेशन का शेर आप बिल्कुल उस जिस्ट है। तो डॉक्टर गोइते, मतलब मैं भी बहुत नहीं समझ पाता हूँ, उसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं अरबी फारसी के, मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन स्टिल वो कहते हैं इस समय देश की जो स्वास्थ्य की हालत है, जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं है आदमी, हम झुंझुने हैं। तो what at the he's talking of the plight of a common man, कि whatever way you treat him, he is speechless, and he's just a toy, whatever way you want to run it like that. डॉक्टर सुमन साहब, मैं आपसे सार्वजनिक रूप से फिर से माफी मांग लूं, हम लोगों को इन्वायरमेंट पे बहुत कुछ करना था, बहुत कुछ बोलना था, रोजमर्रा की चीजें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो उसमें फंस जाता हूं। और अमूल्य निधि साहब, आप जबरदस्त काम कर रहे हैं, हरदम आपके काम का सुनता रहता हूं। आप सब लोगों का चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।